हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ कोरियन मूवी द विच पार्ट 2 को। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, वरना आपको इस मूवी की एंडिंग समझ नहीं आएगी। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ऑडियंस ने पहले पार्ट की तरह इसे भी बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक फार्म हाउस पर खड़ी थी। उसने वहां मौजूद जानवरों को मार दिया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद नहीं। वो फार्म से बाहर आती है, वहां खूंटे से बंधे कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। तभी उस लड़की को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। लड़की आवाज से परेशान होकर अपने कान बंद कर लेती है। इतने में ही एक कुत्ते की रस्सी खुल जाती है। वो भागता हुआ उस लड़की पर हमला करने आता है, लेकिन तभी बस में बैठी एक लड़की की नींद खुलती है। यहाँ पता चलता है वो सपना देख रही थी। वो किसी ट्रिप पर जा रही है। उस बस में हर कोई खुश था, गाना गा रहा था। वो लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी। वो एक संतरा खा रही थी। ये सीन पहले पार्ट का रेफरेंस है। वो लड़की अब भी पुराने जमाने की तरह वॉकमैन पर ही गाना सुनना पसंद करती है। अब वॉकमैन वो अपने बैग में रख लेती है। उस लड़की की फ्रेंड उसे संतरा खिलाकर पूछती है क्या पिछली रात उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यामा काटा किया था। वो लड़की पहले इस बात से मना करती है, लेकिन बाद में मान लेती है और अपनी फ्रेंड से इस बारे में चुप रहने कहती है। अब इतने में ही एक आदमी हाई बीट म्यूजिक स्टार्ट कर देता है, जिससे बस में मौजूद सभी लोग नाचने लगते हैं। वही वो लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर खुश हो रही थी। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। कुछ समय बाद बस में सब सो गए थे, लेकिन वो लड़की जागी हुई थी। बस में आगे बैठा एक आदमी उस लड़की को अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी फ्रेंड उसे नींद में ही बताती है वो ठरकी आदमी शुरुआत से ही उन्हें घूर रहा है। अब ड्राइवर बस को हाईवे से दूसरी तरफ मोड़ लेता है। थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ा सा गेट खुलता है। रास्ता खराब होने की वजह से बस के ज्यादातर लोग जाग गए थे। वो सब देखते हैं कि आखिर बस कहाँ आ गई। बस एक माइन के पास आकर रुकती है। बस के रुकते ही सीट पर बैठे कुछ लोग मास्क पहनकर बस में जहरीली गैस छोड़ते हैं और बाकी लोगों को बुरी तरह पीटने लगते हैं। वो उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ बाहर लाते हैं। बाहर पहले से कुछ और लोग मौजूद थे। उनके बाहर आते ही वो सभी अंदर जाते हैं और ये सीन यही कट होता है। जब वो लड़की जागती है उसके ऊपर एक बड़ी लाइट जल रही थी। होश में आते ही उस लड़की को बस की एक न्यूज सुनाई देती है कि मोड़ सकरा होने की वजह से वो बस एक खाई में गिर गई और उसमें मौजूद सभी 36 लोग मारे गए। उस लड़की के पास एक डॉक्टर बैठी थी। उसके ठीक सामने एक टीवी थी जिसमें उस बस की न्यूज आ रही थी और वो डॉक्टर शायद डॉक्टर बेक या उसकी जुड़वा बहन है। वो लड़की बताती है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात डॉक्टर को पहले से पता थी। वो इस लड़की को बताती है उसके पेट में एक लड़की है और उसका एक भाई भी है, मतलब उसे ट्विंस होने वाले हैं और उन ट्विंस के ढेरों भाई बहन होंगे। वो डॉक्टर उसके पेट पर हाथ रखकर कहती है उन सबको हम बनाएंगे। ये बात सुनकर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ कोई और आता है। उसके हाव भाव से पता चलता है कि वो डॉक्टर बेक है। यहाँ हम दोनों जुड़वा बहनों को देखते हैं। वो इस लड़की से पूछती है क्या उसे सच में नहीं पता कि वो कौन है या वो नाटक कर रही है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बेक उस लड़की से कहती है वो दोनों उसके साथ है। अब मूवी शुरू होती है। इस मूवी में भी हमें पिछली मूवी की तरह दिखाया गया है कि कैसे सदियों से अलग अलग नामों से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। फर्क बस इतना है इस बार दिखाए गए एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहे थे। अब कहानी दूसरी तरफ शुरू होती है। इस कहानी की टाइमलाइन पहली मूवी में हुए इवेंट के बाद की है। हम देखते हैं एक लड़की एक बर्फीली जगह सिगरेट फूंकते खड़ी थी। उसके हाथ पर एक निशान था। वो वहाँ अपने साथियों का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसके साथी वहाँ आते हैं और वो उनके साथ वहाँ से चली जाती है। वो सब एक लैब में तबाही मचा कर गए थे। उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों और बच्चों को मार दिया था। अब उसी तबाह हुई लैब में मरे हुए लोगों के बीच एक खून से सनी लड़की को होश आता है। वो देखती है उसे छोड़कर बाकी सब मर चुके हैं। अब वो धीरे धीरे लाशों के बीच से होती हुई उस लैब से बाहर निकलती है। वो उसी बर्फीली जगह पहुंचती है। उसके सामने समुद्र था और उससे पहले देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंडरग्राउंड लैब हो। अब अचानक उस लड़की के सिर में तेज दर्द होता है, बिल्कुल वैसा जैसे जायून को होता था, लेकिन उसे दर्द होने से उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती है और ऐसा लगता है उसे हर जगह की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। कुछ ही देर बाद उसका दर्द बंद होता है। दूसरी तरफ एक जंग नाम का लड़का डॉक्टर बेक
कि बहन के घर पहुंचता है। वो उन्हें आंटी कहता था। बीच के पास वो घर देखकर उसे लगता है उसकी आंटी बहुत आलीशान जिंदगी जी रही है, लेकिन बालकनी से कोई लड़की उसे देख रही थी। जंग को समझ नहीं आता वो लेडी यहाँ कहाँ से आई। अब थोड़ी देर बाद वो घर में ग्लास के पास खड़ा था, तभी उसके चेहरे पर कुछ निशान आकर गायब हो जाते हैं। उसे ये हर बार यहाँ आने पर होता था। इससे पता चलता है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इतने में ही डॉक्टर बेक 2 वहाँ आती है। उसके साथ वो लेडी भी थी जो बालकनी से जंग को देख रही थी, लेकिन हमें उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। अब दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं। दोनों बहुत समय बाद मिले थे। जंग को उनका घर बहुत पसंद आया था। अब बात शुरू करने के लिए जंग उनकी पेंटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन वो सीधे पिछले दिन लैब में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। वो बताता है कल सुबह हेडक्वार्टर में कोई छोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। वैसे तो जंग को डॉक्टर को ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन पहले डॉक्टर वहाँ की इंचार्ज थी, इसीलिए उन्हें जानकारी तो होनी ही चाहिए। डॉक्टर पूछती है हेडक्वार्टर में प्रॉब्लम कहीं पुराने जनरेशन की वजह से तो नहीं हुई। जंग डॉक्टर के अंदाजे को एकदम सही बताता है, और जिस ग्रुप ने लैब को डिस्ट्रॉय किया था जंग उन्हें गार्बेज कहता है। वो डॉक्टर से कहता है क्या वो जानना नहीं चाहेगी कि आखिर वहाँ से उन लड़कियों को किसने बाहर निकाला, आखिर उनका पर्पस क्या था, क्योंकि उस लैब के बारे में बस कुछ लोगों को ही पता था। जंग को 2 ऑर्गेनाइजेशन पर शक है, जिसमें से एक थी ट्रांस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी थी उनके साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर की वफादार है। लेकिन डॉक्टर कहती है इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला ये खुद ही पता लगा लेगा। अब जंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। दरअसल जंग को लग रहा था लैब को डैमेज करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर का ही था। वो डॉक्टर को बताता है लैब से वो लड़की मिसिंग है। ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा घबरा जाती है। शायद उसे लग रहा था कि वो लड़की अब उसके पीछे आएगी। डॉक्टर की बातों से ऐसा लगता है उस लड़की को मारने के लिए डॉक्टर ने ही लैब को डिस्ट्रॉय कराया है। वो पूछती है क्या उस लड़की को ठिकाने लगा दिया, लेकिन जंग बताता है वो लड़की वहाँ से अपने पैरों पर चलकर गई। अब कहानी वापस उस लड़की की तरफ शिफ्ट होती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ पौधे पंछी पहली बार देख रही है, मतलब वो पैदा होने के बाद से लैब में ही रही है। अब वो चलते चलते एक रोड पर पहुंचती है, फिर रोड के बीच चलना शुरू करती है। तभी उसके पीछे से एक कार हाई स्पीड में आकर उसे बचाते हुए बिल्कुल उसके पास से गुजरती है और आगे जाकर रुक जाती है। वो गाड़ी उस लड़की के पास रिवर्स लौट कर आती है। कार में बैठे कुछ लोग शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। उनका लीडर युंगडू उस लड़की से पूछता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो अपने आसपास देखता है, फिर उसका आदमी उस लड़की को कार में बैठा लेता है। यहाँ पता चलता है उन गुंडों ने पहले ही युंगी नाम की एक लड़की को किडनैप किया है। वो एक अच्छी इंसान थी जो कि उस लड़की को किडनैप करने के लिए उन गुंडों को गालियां दे रही थी। दरअसल वो लोग युंगी को मारने जा रहे थे और उन्हें कोई भी विटनेस नहीं छोड़ना। वो देखते हैं उस लड़की के कपड़ों पर खून लगा था जो बिल्कुल असली है। युंगी उस लड़की को छोड़ने बोल रही थी, लेकिन वो गुंडे नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़की उन्हें गाड़ी की लाइसेंस प्लेट नंबर से पकड़वा सकती है। युंगी कहती है उस लड़की ने नंबर प्लेट नहीं देखी क्योंकि गाड़ी बहुत तेज आ रही थी। यहाँ तक कि उन्हें खुद इस गाड़ी का नंबर नहीं पता था क्योंकि ये गाड़ी चोरी की है। लेकिन वो लड़की तुरंत उस कार का लाइसेंस नंबर प्लेट और कार के फ्रंट ग्लास पर चिपका एड्रेस बता देती है, जिसे नोटिस करना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। ये देखकर वो गुंडे थोड़ा सरप्राइज होते हैं और लड़की के सिर पर मारते हुए पूछने लगते हैं आखिर वो कौन है। इस बात पर पीछे बैठी म्यूंगी उन लोगों को गालियां देने लगती है क्योंकि उसे वो लड़की एक बच्ची लग रही थी। उसके विरोध करने पर गुंडे म्यूंगी को भी पीटना शुरू कर देते हैं, साथ ही उस लड़की को पकड़कर उसे भी सताना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वो लड़की अपनी सुपर पावर और सुपर स्पीड से उन सभी गुंडों की बैंड बजा देती है। इस लड़की की पावर हमें जायोन की याद दिलाती है। तभी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ से टकराने की वजह से सारे गुंडे और वो लड़की कार से बाहर गिर चुके थे, लेकिन सीट बेल्ट पहनने की वजह से युंगी कार में ही थी। अब कार से बाहर निकलने पर युंगी देखती है वो लड़की युंगडू के पास बैठी थी। वो युंगडू को मारने ही वाली थी, लेकिन युंगी उसे रोक लेती है। युंगी घायल गुंडों के लिए युंगडू के मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल लगाकर मोबाइल उसी के हाथ में पकड़ा देती है, फिर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस लड़की को ऐसी हालत और इस जगह देखकर वो अकेली नहीं जाती और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है, लेकिन युंगी उस वैन से कुछ दूर खड़ी थी। अब युंगी अपने अंकल को फोन करके उन्हें यहाँ मदद के लिए बुलाती है। युंगी के अंकल वहाँ पहुँचते हैं। अब अंकल युंगी के चेहरे की चोट देखकर समझ जाते हैं जरूर ये काम युंगडू का है। युंगडू कौन है हमें मूवी में आगे पता चलेगा। युंगी अंकल से जल्दी से यहाँ से चलने कहती है। अब अंकल उस लड़की को देखकर पूछते हैं ये घायल लड़की कौन है। उस लड़की की नाक से खून भी निकल रहा था। अब कमजोरी की वजह से वो लड़की वही बेहोश हो जाती है। वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कार में युंगी उस लड़की का सिर अपनी गोद में रखती है। अगले सीन में पता चलता है कि अंकल एक वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर है, लेकिन वो एक अल्कोहलिक
मालिक है। अंकल उस लड़की के पीठ में लगी गोलियां निकालते हैं और आखिर में गोली समझकर उसके गर्दन में लगी कोई चिप निकाल लेते हैं। उस चिप के निकलते ही ऐसा लगता है जैसे उस लड़की की पूरी पावर रिलीज हो गई। तभी उसे होश भी आता है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। उस लड़की की गर्दन के पास बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे हमने याजुन की गर्दन पर देखे थे। यहाँ हमें समझ में आता है लैब में हमले के दौरान इस लड़की पर भी हमला हुआ था, लेकिन हमला करने वाले उसे मरा समझकर वहाँ से चले गए। अब अंकल उस लड़की के एक्सरे में देखते हैं उसके सिर के पास कोई चीज फंसी है। अब अंकल ये सब देखकर शराब पी ही रहे थे, तभी उस लड़की के घाव खुद ब खुद हील हो जाते हैं। ये देखते ही अंकल को शॉक लगता है। एक पल के लिए तो वो सोचता है कहीं उसे चढ़ तो नहीं गई। अब अंकल लड़की का ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं। पहले वो युंगी का हालचाल पूछते हैं, फिर कहते हैं उस जमीन ने लोगों को मरवाना भी शुरू कर दिया। युंगी के डैड को मरे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। उनकी बातों से पता चलता है युंगी के डैड तो मर चुके हैं और युंगडू उनकी जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ वो एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता है, जिसके लिए उसने इन्वेस्टर से पैसे भी ले लिए हैं। अब युंगी उस लड़की के बारे में पूछती है। अब अंकल जो कि इस वक्त थोड़े नशे में थे, युंगी को बताते हैं कि इस लड़की के घाव थोड़े अजीब है। यही वजह थी कि युंगी ने पुलिस को नहीं बताया। अंकल भी उसकी बात से सहमत थे, क्योंकि पुलिस को ये सब समझाना मुश्किल है। युंगी कहती है लड़की के ठीक होने तक वो उसका ख्याल रखेगी। अब अगले सीन में एक म्यूटेंट लड़की घायल और खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके पीछे लाशों के बीच जो ह्यून नाम की लड़की सिगरेट फूंक रही थी। फिर वो अपनी गन में मैगजीन लगाकर उस लड़की के सिर में 4-5 बार शूट करती है। तभी एयरपीस में जो ह्यून का पार्टनर चिल्लाता है कि वो ठीक तो है। जो ह्यून यहाँ क्लीन अप टीम को भिजवाने कहती है। यहाँ हमें पता चलता है ये एक चर्च था जहाँ अब हर तरफ लाशें पड़ी है। थोड़ी देर बाद जो ह्यून बाहर आती है और क्लीन अप टीम अंदर जाती है। वहाँ उसे लेने उसका जूनियर कम पार्टनर एक अमेरिकन लड़का टॉम आया था। वो उसके कार में बैठते ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो ह्यून हर बार उसके बगैर और बिना बैकअप के मिशन पूरा करने अकेली चली जाती है, जिससे एक दिन वो मारी भी जा सकती है। लेकिन जो ह्यून उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से चलने कहती है। उनकी बातों से पता चलता है उन दोनों का रिश्ता बहुत तू मैं वाला है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अब जो ह्यून अपनी जेब से एक डायरी निकालती है। उस डायरी में कुछ लोगों की लिस्ट थी और उसने उनमें से एक को खत्म किया है। लेकिन डायरी देखकर टॉम पूछता है वो डायरी का इस्तेमाल क्यों कर रही है, वो उस आईपैड का इस्तेमाल क्यों नहीं करती जो टॉम ने उसे दिया था। लेकिन जो ह्यून खुद को ओल्ड फैशन कहती है, उसे डायरी मेंटेन करना ही पसंद है। उल्टा वो उस हाईटेक आईपैड को रात में सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए यूज करती है। ये सुनकर टॉम को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो ह्यून उसकी बातों की परवाह ना करते हुए उसे चुपचाप यहाँ से चलने कहती है। जो ह्यून शराब पीना शुरू करती है, लेकिन उसे परेशान करने के लिए टॉम जानबूझकर कार को झटके से उठाता है। इसी के साथ चलते चलते दोनों की तू में भी शुरू रहती है। रात में जो ह्यून अपने घर पर खुद को साफ कर रही थी। वो अपने शरीर में लगी बुलेट अपने हाथ से ही निकालती है। उसके शरीर से बुलेट निकलते ही उसके घाव भी अपने आप ठीक हो रहे थे, लेकिन सिर में लगी एक बुलेट निकालते समय उसके शरीर पर भी जंग के जैसे निशान पड़ जाते हैं, जिससे समझ में आता है जो ह्यून और जंग एक ही जनरेशन के म्यूटेंट है। जो ह्यून दीवार पर एक पंच मारती है जिससे वो ठीक होती है। अब ड्रिंक पीते पीते जो ह्यून अपने लैपटॉप में आज मारे गए सभी लोगों की इंफॉर्मेशन डिलीट करती है। लैपटॉप बंद करते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ उस लड़की को युंगी अपने साथ ले जा रही थी। वो लड़की बाहर की हरियाली और पहाड़ देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अभी तक ये सब देखा नहीं था। वो बाहर की दुनिया पहली बार देख रही थी। वो रास्ते पर खड़े जानवरों को देखकर भी बहुत खुश हो रही थी। अब उन्हें चलते चलते रात हो गई थी। वो दोनों शहर से दूर एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरकर युंगी घर में जा रही थी, लेकिन वो लड़की थोड़ी दूर लगे एक डिजिटल एड के बोर्ड को देखकर सरप्राइज होती है, क्योंकि वो लड़की वो बोर्ड भी पहली बार देख रही थी। घर के अंदर युंगी का छोटा भाई डी बोतल से मुंह लगाकर पानी पी रहा था। युंगी उसे टोकती है और उसे पानी ग्लास से पीने कहती है। फिर डी युंगी का मुंह पकड़कर उसकी चोट के बारे में पूछता है। तब वो लड़की डी को खतरा समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन युंगी उसे रोकते हुए बताती है वो उसका छोटा भाई है और डी से उसे कोई खतरा नहीं। तब वो लड़की डी का हाथ छोड़ती है। डी म्यूंगी से उस लड़की के बारे में पूछता है। म्यूंगी उस लड़की को अपनी बहन बताती है, एक ऐसी बहन जिसे वो जानती है और आज से वो उनके साथ ही रहेगी। इस पर डी कहता है कि उसे कोरिया में आए टाइम ही कितना हुआ है जो उसे अपनी बिछड़ी हुई बहन भी मिल गई। इस बात से हमें पता चलता है म्यूंगी कहीं चली गई थी और उसे कोरिया वापस आए ज्यादा समय नहीं हुआ। इतना बोलकर डी अपने कमरे में चला जाता है। जाते वक्त म्यूंगी उसके लिए डिनर बनाने के लिए पूछती है, लेकिन डी कोई जवाब नहीं देता। अब युंगी खाना बनाने चली जाती है। अगले सीन में तीनों डिनर कर रहे थे। टेबल पर रखे डिनर को देखकर उस लड़की के मुंह में पानी आ रहा था। वैसे तो वो खाना एक सिंपल कोरियन डिनर था, लेकिन शायद लैब में रहने के कारण उस लड़की ने ऐसा खाना कभी देखा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये खाना कैसे खाए। अब युंगी पूछती है वो कुछ खा क्यों नहीं रही। डी डिनर करते टाइम मोबाइल में कुछ देख रहा था। वो समझता है युंगी उससे पूछ रही है, इसीलिए वो बोल
बोल पड़ता है उसे भूख तो लग रही है लेकिन खाना टेस्टी नहीं है, बस जिंदा रहने के लिए उसे ये खाना खाना पड़ रहा है। इस बात पर मिहुंगी नाराज होकर उसे पीटने लगती है। अब पीटते पीटते डी युंगी को धक्का देकर रोक लेता है। इस पर युंगी कहती है कि अब वो अपनी बहन को धक्का देगा। इस बात पर डी कहता है ये बहन उसके डैड और इस घर से दूर क्यों भाग गई थी। दरअसल अपने डैड की मौत से पहले युंगी इस फार्म हाउस से नफरत करती थी। पुरानी बातें निकालने के बाद डी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वापस पलटने पर युंगी देखती है वो लड़की टेबल पर रखा सारा खाना खा चुकी है। अब युंगी सोने के लिए उस लड़की को रूम दिखाती है। ये युंगी के बचपन का कमरा था। युंगी उस लड़की को रात में पहनने के लिए कपड़े देती है और उसे आराम करने कहती है। जाने से पहले युंगी उस लड़की को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। उसके जाने के बाद वो लड़की उन कपड़ों को सूंघती है जिसमें युंगी की खुशबू आ रही थी। अगले दिन जो ह्यून डॉक्टर बेक के सामने बैठी थी। डॉक्टर बेक उसे उस लड़की और उस पर चल रहे एक्सपेरिमेंट की जानकारी देती है। दरअसल उस लड़की पर चल रहा एक्सपेरिमेंट अगले 40 साल के बच्चों के लिए एक बेंचमार्क होने वाला था। डॉक्टर की बहन मतलब डॉक्टर बेक और बाकी साइंटिस्ट ने एक फुल मॉडल ढूंढा था, मतलब वो लड़की जिसे उन्होंने मूवी की शुरुआत में बस से किडनैप किया था। साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी में कुछ एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो खुद रिप्रोड्यूस कर पाए। उनमें से ही एक वो लड़की है, मतलब जिस लड़की को मूवी की शुरुआत में उन्होंने किडनैप किया था ये लड़की उसी की बेटी है। अब जो ह्यून जायुन के बारे में पूछती है क्योंकि वो अभी तक मिली नहीं। डॉक्टर बेक बताती है जायुन कुछ समय पहले यहाँ आई थी। उसे आखिरी बार एक लैब में देखा गया था। जो ह्यून को समझ नहीं आता उन्होंने जायुन को जाने कैसे दिया, लेकिन डॉक्टर बेक बताती है उन्होंने जितना सोचा था जायुन उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जायुन की एक कमजोरी है, वो एक ड्रग पर डिपेंडेंट है जो कि सिर्फ डॉक्टर बेक ही उसे दिलवा सकती है। इसीलिए डॉक्टर बेक की वजह से जायुन उन्हें कुछ नहीं कर सकती। जो ह्यून कहती है लेकिन ये लड़की अलग है। जो ह्यून उसे मॉन्स्टर कहती है। उस फाइल में लड़की की वो फोटो थी जब वो लैब से निकल रही थी, जिसे देखकर लग रहा था लैब में उसी ने तबाही मचाई है। डॉक्टर बेक को लगता है वो दुनिया के लिए एक खतरा है, इसीलिए जो ह्यून को उसे खत्म करना होगा। जो ह्यून को समझ में आता है इसके बारे में कंपनी को नहीं पता। अगर उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो कंपनी डॉक्टर बेक और उसे छोड़ेगी नहीं, और यही कारण है डॉक्टर बेक उस लड़की को मरवाना चाहती है। लेकिन फिर भी जो ह्यून उसका काम करने तैयार थी क्योंकि उसे डॉक्टर बेक का 10 साल पहले का कोई उधार चुकाना है। जाने से पहले डॉक्टर बेक उसे ट्रैकर देती है। दरअसल वो लोग लैब के बच्चों की बॉडी में एक चिप लगाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। जो ह्यून वो ट्रैकर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कार में टॉम जो ह्यून से पूछता है क्या वो सच में ये अनऑफिशियल मिशन करने तैयार है क्योंकि वो लड़की कंपनी की एसेट है। लेकिन जो ह्यून पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी कि वो बच्ची एक मॉन्स्टर है क्योंकि 10 साल पहले वो भी उन्हीं से जुड़ी थी। तभी वो देखते हैं एक कार उनका पीछा कर रही है। टॉम बताता है जब से वो कोरिया आए हैं वो कार उनके पीछे है। अब टॉम कार और स्पीड से भगाता है और वो कार उनका तेजी से पीछा करने लगती है। लेकिन टॉम एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है और कुछ ही देर बाद टॉम की कार गायब हो जाती है। वो लोग रुक कर उन्हें देख ही रहे थे, लेकिन तभी टॉम अपनी कार से उन्हें टक्कर मारता है। फिर टॉम अपनी कार से उतरता है। दरअसल ये लोग यहाँ के लोकल एजेंट है। तभी वो लोग अपनी कार का गेट उखाड़ कर बाहर निकलते हैं, मतलब उनके पास भी सुपर पावर है। टॉम उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से एक उसकी तरफ वो गेट फेंकता है, लेकिन टॉम उस गेट को कैच कर लेता है। इसका मतलब टॉम के पास भी सुपर पावर है। अब यहाँ उन तीनों में फाइट शुरू होती है। टॉम उस गेट को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। टॉम एक आदमी को उठाकर बहुत दूर फेंकता है। गिरने से एक लकड़ी उसके आर पार भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उड़ जाता है। थोड़ी फाइट के बाद टॉम उन दोनों को आसानी से हरा देता है। जो ह्यून उनसे कहती है वो जाकर अपने बॉस से कहे वो आकर उससे मिले, मतलब वो उनके बॉस को जानती है। अब यही बात टॉम उससे पूछता है। दरअसल 10 साल पहले जो ह्यून उसी के लिए काम करती थी। यह टॉम उसकी थोड़ी टांग खींचता है। अब उन्हें उस लड़की को ढूंढना था, लेकिन डॉक्टर बेक के दिए ट्रैकर में वो लड़की दिख नहीं रही थी। टॉम को लगता है उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है। लेकिन तभी वो देखते हैं वो लड़की ट्रैकर में दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ वो लड़की कमरे में बैठी हुई कुछ गुनगुना रही थी। तभी अचानक उसके सिर में फिर से दर्द होता है। उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। वो देखती है कमरे की धूल हवा में उड़ रही थी, लेकिन वो खुद की पावर को कंट्रोल करती है जिससे धूल के अलावा कुछ और हवा में नहीं उड़ता। अब वो उठकर बालकनी में जाती है। उसे दिखाई देता है वहाँ कुछ कार्स आ रही है। दरअसल वहाँ युंगडू अपने बहुत सारे आदमियों के साथ आया था। वो देखता है सामने युंगी शॉटगन लेकर खड़ी थी। अब युंगडू यहाँ कुछ बकवास करने लगता है, फिर अपने आदमियों को युंगी के पास भेजता है क्योंकि उसे लगता है युंगी किसी को शूट नहीं कर सकती। लेकिन वो हवा में शूट करती है जिससे सब डर जाते हैं। लेकिन युंगी को गन ठीक से चलानी नहीं आती, इसीलिए वो लोग युंगी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ डी आकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो लोग उसे भी बहुत मारते हैं। युंगडू का आदमी उसे युंगी की गन लाकर देता है। दरअसल उसे बस
युंगी की साइन और उंगलियों के निशान चाहिए ताकि वो ये फार्म हाउस की जमीन अपने नाम कर सके। वो उसे मार्केट से ज्यादा पैसे दे रहा था जिससे दोनों भाई बहन दूसरे शहर जाकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन म्यूंगी ने उसे कई बार कहा है उसे ये फार्म हाउस नहीं बेचना। युंगडू की बातों से युंगी को पता चलता है उसके डैड को भी युंगडू ने ही मारा था। अब उसके आदमी युंगी को पीटने लगते हैं क्योंकि उसे बस युंगी के उंगलियों के निशान चाहिए। डी उसे बचाने की कोशिश करता है तब वो उसे भी पीट कर हंसने लगते हैं। अब एक आदमी युंगी को मारते हुए उसे साइन करने बोल रहा था लेकिन तभी सब देखते हैं घर की छत पर एक लड़की खड़ी थी। सब उसे नीचे आने बोल रहे थे लेकिन तभी वो नीचे कूद जाती है और सब डर जाते हैं। लेकिन वो लड़की नीचे सही सलामत खड़ी थी। अब वो उस आदमी की तरफ जाती है जो युंगी को मार रहा था। उस लड़की के एक ही वार से वो मोटा आदमी गोडाउन में जाकर गिरता है। युंगडू और बाकी सब ये देखकर शॉक थे। अब वो डी के पास जाती है और एक आदमी की टांग तोड़कर वो उसे दूर उठाकर फेंकती है। एक आदमी उसे बेसबॉल बैट से मारता है लेकिन वो बैट पकड़कर हाथ से ही तोड़ देती है। ये देखकर वो आदमी भाग जाता है और युंगडू का डर से बुरा हाल था। युंगडू बाकी आदमियों को उसकी तरफ भेजता है लेकिन वो कार को एक लात मारती है जिससे कार एक बॉल की तरह उन गुंडों को उड़ाते हुए दूर जाकर गिरती है। अब वो युंगडू की तरफ बढ़ रही थी और एक एक करके एक एक आदमी को संभाल रही थी। युंगडू उसे मारने गन उठाता है लेकिन वो लड़की तुरंत उससे गन छीनकर दूसरी तरफ फायर करती है। फायर होते ही युंगडू बुरी तरह डरने लगता है जैसे उसे सामने वो लड़की नहीं यमराज दिख रहे हो। वो उसे खुद से दूर जाने कहता है और वो लड़की उसकी तरफ ही बढ़ रही थी लेकिन तभी वहाँ युंगी आकर उसे शांत करती है और युंगडू को यहाँ से जाने कहती है। वो होश में नहीं था तब युंगी उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है और उसे अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाने और वापस न आने कहती है। युंगडू और उसके बचे हुए आदमी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उनके जाते ही वो लड़की डी की तरफ देखती है जिससे डी डर जाता है लेकिन वो लड़की उसे देखकर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद युंगी डी की मरहम पट्टी कर रही थी। डी पूछता है वो लड़की कौन है लेकिन फिलहाल युंगी को उसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन डी को लगता है वो लड़की एक एलियन है। असल में डी उस लड़की की सुपर पावर देखकर काफी इम्प्रेस और सरप्राइज था। अब वो उस लड़की से बात करना चाहता था। उसे लगता है वो लड़की का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकता है। युंगी चेक करती है कहीं उसके सिर पर कोई चोट तो नहीं लगी लेकिन उन्हें पता नहीं था जो ह्यून उनके फार्म हाउस के पास ही है। अगली सुबह जंग जो ह्यून से मिलने पहुंचता है मतलब उसका पुराना बॉस जंग ही था। अब थोड़ी 10 साल पुरानी बातें करने के बाद जंग उससे पूछता है वो कोरिया वापस क्यों आई है लेकिन जंग को पता था उसे डॉक्टर बेक ने उस लड़की के लिए बुलाया है। दरअसल इतनी सारी लैब के डिस्ट्रॉय होने में डॉक्टर बेक को जंग पर शक था लेकिन जंग बताता है जब से जायुन डॉक्टर बेक से मिलकर गई है उनकी वियतनाम, बैंकॉक और आखिरी बार शंघाई चाइना की लैब पर हमले हुए हैं और वहाँ से वो ड्रग गायब हो गया जो जायुन को चाहिए। उसे लगता है उन लैब की जानकारी डॉक्टर बेक ने ही जायुन को दी होगी क्योंकि वो सब बहुत हाईटेक लैब थी। मतलब उसे इन सब के पीछे डॉक्टर बेक का हाथ लग रहा था और डॉक्टर बेक उल्टा जंग पर शक होने का दिखावा कर रही है। जंग उसे यहाँ से जाने और इन सब से दूर रहने की धमकी देता है लेकिन जायुन उल्टा उसे धमकी देती है क्योंकि अब वो उसके लिए काम नहीं करती और अगली बार उसका किसी ने पीछा किया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वही दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने मूवी की शुरुआत में लैब तबाह की थी वो कार से कहीं जा रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है वो चाइनीज है। उनमें से एक लड़की कॉमेडी शो देख रही थी। दूसरी लड़की उसे शांत रहने कहती है लेकिन वो लड़की उसे जान से मारने की धमकी देती है। ये सुनकर उनके बगल में बैठी तीसरी लड़की उन्हें सच में लड़ने कहती है ताकि देख सके कौन जीतेगा। लेकिन गाड़ी चला रहा लड़का टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ हमें समझ में आता है वो सभी इस लड़की से बहुत डरते हैं। मतलब ये लड़की उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर अंकल कुत्तों को खाना खिला रहे थे तभी युंगडू और उसके आदमी वहाँ आते हैं और अंकल को अंदर ले जाकर उसकी उंगलियां काटने की धमकी देते हैं। अंकल को समझ नहीं आ रहा था वो उनके साथ ये क्यों कर रहा है। तब युंगडू उनसे पूछता है युंगी के साथ वो लड़की कौन है। तब अंकल उसे वो सब बता देते हैं जो उन्हें पता था। फिर अंकल के चिल्लाने की आवाज आती है और युंगडू बाहर आता है। तब युंगडू को उसका एक आदमी बताता है उन्हें किसी ने उस लड़की के जैसी ही दिखने वाली लड़की को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वही युंगी दोनों के साथ कहीं जा रही थी। डी उस लड़की को मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो दिखाता है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। तब वो लड़की मूवी में पहली बार बोलती है लेकिन वो वीडियो में दिख रहे खाने के बारे में पूछ रही थी। वीडियो में जो भी दिख रहा था उसे सब खाना था। उन दोनों की नोकझोंक देखकर युंगी भी खुश हो रही थी। अब वो तीनों एक सुपरमार्केट में आते हैं। मार्केट को देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। वो वहाँ मौजूद सभी खाने की चीजें उठाने लगती है। तभी वो देखती है एक स्टॉल पर कुछ बट रहा है। वो चीज उसे बहुत पसंद आती है। वो वहाँ रखा सब खा जाती है। ऐसे ही वो अलग अलग स्टॉल पे बट रही चीजें पूरे भुक्कड़ों की तरह खा रही थी। तभी उसे डी देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी युंगी को एक कॉल आती है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद युंगी
यूंगी अंकल को हॉस्पिटल से वापस ला रही थी। दरअसल युंगडू ने उनकी उंगलियां काट दी थी। अंकल उसे उस लड़की से दूर जाने कहते हैं और युंगडू को वो घर और जमीन देने कहते हैं, तब ही वो चैन से जी पाएंगे। लेकिन म्यूंगी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से बाहर आती है। लेकिन उसकी गाड़ी के सामने टॉम खड़ा था। तभी जो ह्यून उसकी कार में आ जाती है। जो ह्यून कहती है उसे बस उससे बात करनी है। तब ये सीन यही कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ युंगडू अपने ऑफिस में आता है, लेकिन केबिन में आते ही उसके आदमी को कोई शूट कर देता है। अंदर उसके आदमियों की लाशें पड़ी थी और सामने चाइनीज की वही टीम बैठी थी। तभी उसके सामने वो लड़का आता है और दूसरी लड़की उसका फोन पकड़कर तोड़ देती है। वो उसे दरवाजा बंद करने कहते हैं। फोन तोड़ने से वो समझ गया था इन लोगों में भी उस लड़की जैसे ही सुपर पावर है। युंगडू पूछता है वो कौन है। तब वो बताते हैं उनके आदमियों ने ही उनसे कांटेक्ट किया था। अब युंगडू टेबल के सामने आकर बैठता है और जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ आती है युंगडू भीगी बिल्ली की तरह डरने लगता है। उनकी लीडर पूछती है वो लड़की कहाँ है। यहाँ पता चलता है ये लोग भी उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। लेकिन युंगडू को समझ में आ गया था अगर उसने इन्हें लड़की के बारे में बता भी दिया तब भी ये लोग उसे मार देंगे। वो लड़की कहती है अगर उसने बता दिया तो वो उसे टॉर्चर नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने उसके एक आदमी को टॉर्चर करके मारा था, और नहीं तो वो उसके हाथ में उसका ही दिल निकाल कर दे देंगे। लेकिन उन्हें बताने के बदले युंगडू को भी कुछ चाहिए था। उसे उन लोगों के जैसी ही सुपर पावर चाहिए। तब वो लड़की उसे एक ड्रग दिखाती है जिसे लेने के बाद उसमें भी पावर आ सकती है। तब युंगडू उन्हें बताने मान जाता है। वही फार्म हाउस पर डी और वो लड़की छत पर बैठे थे। डी उसे जायून के ऑडिशन का वीडियो दिखाता है जिसमें वो माइक को हवा में उड़ा रही थी। वो पूछता है क्या वो भी ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वो पॉपुलर हो जाए। बदले में डी उसे उसका मनचाहा खाना खिलाएगा। तब वो लड़की उसके पीछे की सारी चीजें हवा में उड़ाती है, लेकिन जैसे ही डी पीछे देखता है वो चीजें वापस रख देती है। ऐसे ही वो डी को थोड़ी देर परेशान करती है। तब गलती से डी का हाथ उसके हाथ से टच होता है। तब वो उसे दिखाती है उसने आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ा रखी है, यहाँ तक कि कुछ जानवर भी। डी उसकी ये पावर देखकर बहुत हैरान और खुश होता है। म्यूंगी भी घर वापस आ रही थी। तब हमें दिखाया जाता है जो ह्यून ने उसे उस लड़की का वो वीडियो दिखाया था जिसमें वो लैब से बाहर आ रही थी। जो ह्यून कहती है वो लड़की एक मॉन्स्टर है। वो युंगी को एक फोन देती है, साथ ही कहती है अगर वो चाहती है उसका भाई सेफ रहे तो घर पहुंचकर उसे मैसेज कर दे कि वो लड़की घर पर ही है। वही घर से कुछ दूरी पर टॉम और जो ह्यून अपने बैकअप के साथ थे। आधे घंटे में फायरवर्क फेस्टिवल शुरू होने वाला है। आतिशबाजी की आवाज के बीच उनके हथियार की आवाज दब जाएगी। टॉम पूछता है युंगी और उसके भाई का क्या होगा। दरअसल उसने युंगी को बोल दिया था मैसेज देने के कुछ समय बाद वो अपने भाई के साथ घर से दूर चली जाए। अगर वो नहीं गई तो ये उसकी गलती होगी। जो ह्यून उसे दूसरी तरफ जाने कहती है, लेकिन उसे जो ह्यून को कवर करना है। वही चाइनीज टीम भी युंगडू के साथ फार्म हाउस की तरफ ही आ रही थी। घर में लड़की और डी टीवी देख रहे थे और युंगी सोच रही थी वो मैसेज करे या नहीं। वही बाहर जो ह्यून भी उसके मैसेज का वेट कर रही थी। अंदर डी उस लड़की को बाहर चलने कहता है क्योंकि थोड़ी देर में फायरवर्क शुरू होने वाला है। वो उसे बाहर ले जा ही रहा था, लेकिन तभी युंगी डी को उस लड़की का हाथ छोड़ने कहती है और उस लड़की को जल्दी यहाँ से भागने कहती है क्योंकि उसने मैसेज भेज दिया है। बाहर जो ह्यून के आदमियों ने अपने बड़े बड़े हथियारों के साथ घर पर निशाना लगाया था। जो ह्यून देखती है मैसेज आ गया है, लेकिन तभी उसे सामने कुछ गाड़ियां घर की तरफ आते हुए दिखाई देती है। दरअसल युंगडू अपने आदमियों के साथ उस चाइनीज टीम को लेकर आ गया था। टॉम और जो ह्यून पहचान लेते हैं वो शंघाई चाइना की टीम है। वही युंगी शॉटगन लेकर बाहर आती है और युंगडू को वापस जाने कहती है, लेकिन जो ह्यून का आदमी देखता है डी और वो लड़की घर की छत से भाग रहे हैं। डी उस लड़की को जंगल के रास्ते भागने कहता है और वो खुद युंगी के पास जाता है। सामने युंगडू उससे उस लड़की के बारे में पूछता है और जब युंगी उसे कुछ नहीं बताती युंगडू उसे अपनी शॉटगन से वही शूट कर देता है। तभी डी भी भागता हुआ वहां आता है और तभी जो ह्यून का आदमी उस लड़की पर फायर करता है जिससे उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। तब चाइना की टीम को पता चलता है वहां भी कोई है। उनमें से एक उस तरफ जाती है। अब फायरवर्क भी शुरू हो गया था। डी देखता है उसकी बहन मर चुकी है। वहाँ टॉम और जो ह्यून भी आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वो लड़की नहीं मिलती और उसका सिग्नल भी कट गया था। उसका आदमी कंफर्म करता है उसे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तभी उस पर चाइनीज टीम की एक लड़की हमला करती है। यहाँ उस डिजिटल बोर्ड के ऊपर दोनों में भयानक फाइट होती है, लेकिन वो लड़की उस आदमी से ज्यादा तेज थी। लेकिन उस आदमी के घाव भी हील हो रहे थे। वो आदमी उस पर फायर करता है, लेकिन वो हवा में ही बुलेट से बचकर उसे नीचे धकेल देती है। वो चाकू बोर्ड में गड़ाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे नीचे पटककर वापस बोर्ड पर आ जाती है। लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला करके उसे दूर ले जाता है। घर के सामने डी अपनी बहन की लाश के सामने रो रहा था। युंगडू उसके पास आकर बकवास करने लगता है। डी उसे गालियां दे रहा था, लेकिन युंगडू बताता है उसके डैड को भी उसी ने मारा है। उन्होंने युंगडू को मारने की कोशिश की, लेकिन युंगडू ने
उन्हें ही मार दिया। अब थोड़ी बकवास करने के बाद वो डी को भी शूट करने वाला था, लेकिन तभी कोई उसे ही गोली मार देता है। दरअसल ये टॉम और जो ह्यून थे। अब जो ह्यून युंगडू के आदमियों को यहाँ से भागने कहती है, क्योंकि उनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तब चाइनीज गैंग की लीडर कहती है वो उसका मजा खराब कर रही है। अब हमें उसकी पावर दिखाई जाती है, जिस वजह से उसके टीम के लोग उससे डरते हैं। वो बस अपने हाथ के इशारे से उनके पीछे लगे लकड़ी के बैरिकेड उखाड़ती है, फिर हवा में ही उन लकड़ियों को नुकीला बनाती है और सिर्फ अपने मजे के लिए युंगडू के सभी आदमियों को उनसे मार देती है। ये पावर देखने पर टॉम काफी सरप्राइज था, लेकिन जो ह्यून उसे शूट करने कहती है। दोनों उन तीनों की तरफ शूट कर रहे थे, लेकिन तीनों बड़ी तेजी से एक एक बुलेट को डॉच कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की जो ह्यून पर हमला करके उसे लगातार चाकू मार रही थी, लेकिन जो ह्यून उसे चोक करके उसकी ठुड्डी में गोली मारती है, जिससे उसका भेजा ही उड़ जाता है। उनमें से वो लड़का टॉम के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। वो टॉम पर हमला करता है, जिससे टॉम घर के नीचे गिरता है। इस तरफ जो ह्यून उनकी लीडर के हाथ पर गोली मारती है, जिससे उसकी उंगलियां उड़ जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी उंगलियां वापस हील हो जाती है। और तभी वो लड़का जो ह्यून पर हमला करता है। बचने के लिए वो भी नीचे कूद जाती है। नीचे अभी तक डी अपनी बहन की लाश के पास बैठा था और वो लोग ऊपर थे। जो ह्यून उसे यहाँ से भागने कहती है, लेकिन तभी युंगडू डी को शूट करता है, लेकिन टॉम उसका हाथ दबा देता है और जो ह्यून डी के पीछे आ गई थी। वो बुलेट जो ह्यून को लगी थी। जो ह्यून को तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन वो देखते हैं बुलेट उसे पार करके डी को लग गई और बेचारा डी भी वही मारा जाता है। दूसरी तरफ जंगल के बीच उस लड़की को होश आता है। उस ब्लास्ट से वो काफी दूर जाकर गिरी थी। आसमान में फायरवर्क हो रहा था। उसे याद आता है कैसे युंग ही उसे अपने घर लेकर आई, उसका एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा। उसने डी के साथ कितना अच्छा वक्त बिताया, थोड़े समय के लिए ही, लेकिन उसे एक फैमिली मिल गई थी जिन्हें वो छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन तभी वहाँ वो चाइनीज लड़की आती है जो बोट पर लड़ रही थी। उसने दूसरे आदमी को भी मार दिया था। उस लड़की को वहाँ देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है वो कुछ ही सेकंड्स में उसकी गर्दन काट देगी, लेकिन वो लड़की उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तब वो चाइनीज लड़की चाकू लेकर उसकी तरफ सुपर स्पीड से बढ़ती है, लेकिन वो लड़की उससे भी ज्यादा स्पीड से उसका ही चाकू पकड़कर उसकी ही खोपड़ी के आर पार कर देती है। इस तरफ दोनों भाई बहन की लाशें देखकर जो ह्यून को बहुत गुस्सा आता है। वो तड़प रहे युंगडू को मारने जाती है, लेकिन तभी वो लड़का टॉम को एक पंच मारता है, जिससे वो एक कार पर जाकर गिरता है। जो ह्यून युंगडू की गर्दन काटने ही वाली थी, तभी वो लड़का आ जाता है। अब जो ह्यून और उस लड़के में लड़ाई होती है। चाहे उस लड़के के पास जो ह्यून से ज्यादा पावर थी, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो जो ह्यून के आसपास भी नहीं था। जो ह्यून उसके गले में चाकू घुसाकर काटने ही वाली थी, लेकिन तभी वो लड़की जो ह्यून पर पीछे से हमला करती है। फिर दोनों मिलकर चाकू से जो ह्यून पर बहुत सारे वार करते हैं, जिससे जो ह्यून घुटनों पर बैठ जाती है। वो लोग जो ह्यून का सिर उड़ाने ही वाले थे, लेकिन उस शॉट गन में बुलेट खत्म हो गई थी। लेकिन टॉम अभी तक जिंदा था। उसकी गर्दन भी कार के मेटल से कट गई थी। अब सामने जो ह्यून को देखकर टॉम अपनी पूरी पावर के साथ उनकी तरफ जंप करता है और उस लड़के की गर्दन में चाकू मार देता है। फिर उसे मिडल फिंगर दिखाकर वो भी मर जाता है, लेकिन इससे भी उस लड़के को कुछ नहीं हुआ था। वो आराम से अपनी गर्दन में लगा चाकू निकालता है। तभी वहाँ वो लड़की उनकी तीसरी साथी की लाश खींचते हुए लाती है, लेकिन वहाँ डी और म्यूंगी की लाश देखकर उसे शौक लगता है। शायद उसे पता नहीं था रोया कैसे जाता है या इस समय कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसे इतना तो पता था दोनों को युंगडू ने ही मारा है। युंगडू अभी तक जिंदा था। वो जाकर अपने पैर से युंगडू का पैर कुचल देती है। उसे देखकर दोनों चाइनीज हंसने लगते हैं। वो लड़का कहता है इस लड़की में कौन सी खास बात है और इसे मारना कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन तभी वो लड़की उसे बस घूर कर देखती है और उसका राइट हैंड ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो चाइनीज लड़की भी शॉक थी। तभी वो लड़की उसे एक पंच मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तभी वो लड़का उस पर हमला करता है। वो उसे उठाकर दूर फेंकती है। इतना ही नहीं, उसने चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना ली थी, जिससे टकराकर वो लड़का वापस आता है और उस लड़की के एक ही पंच में घर के अंदर गिरता है। अब वो लड़की युंगडू का दूसरा पैर भी कुचलती है। यहाँ में पता चलता है युंगडू ने भी उस ड्रग को लिया है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। लेकिन उसके पीछे से वो चाइनीज लड़की आ रही थी, लेकिन तभी ये लड़की उसे एक कार फेंक कर मारती है। लेकिन फिर भी वो तबेले से सुपर स्पीड से उसकी तरफ आती है, लेकिन ये लड़की उसे एक ही हाथ से रोक लेती है। फिर अपना हाथ हटाती है, क्योंकि चाइनीज लड़की हवा में ही रुक गई थी। फिर वो अपने चाकू से अपने आप को ही मारती है। फिर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद को मारती है। ये सब ये लड़की बस उसकी तरफ देखकर ही कर रही थी। फिर वो ना चाहते हुए भी अपनी ही गर्दन पर चाकू मारती है, लेकिन वो लड़की देखती है उसके घाव हील हो रहे हैं। तब सिर्फ देखकर वो उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और उसे उठाकर दूर फेंकती है। तब वो लड़का बाहर निकलता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका हाथ भी वापस आ जाता है। अब वो अपनी पूरी पावर से आसपास की चीजों को हवा
हवा में उड़ाता है और उस लड़की की तरफ फेंकता है। उन सभी को वो लड़की बिना देखे हवा में ही रोक लेती है। फिर सब पत्थर हवा में ही टूटने लगते हैं। वो लड़का अपनी सुपर स्पीड से उसकी तरफ आता है, लेकिन उन पत्थरों की तरह वो भी बीच में ही रुक जाता है। अब वो लड़की उन पत्थरों से उस लड़के की चारों तरफ एक बवंडर बनाती है, जिसे थोड़ी देर बाद उस लड़के की खाल उखड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड्स बाद वो लड़का किसी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देखकर वो चाइनीज लड़की जो सबको डराती थी, उस लड़की के उसकी तरफ देखते ही डरकर पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक कार आती है और उस कार में से कोई उतरता है। उसे देखकर चाइनीज लड़की बहुत खुश हो रही थी। उस कार में से जायुन उतरती है। जायुन उस लड़की से कहती है वो बहुत दिनों बाद मिले और वो उस लड़की को खुद से लड़ने मना करती है। ये सुनकर वो चाइनीज लड़की को समझ में आता है जायुन उस लड़की को जानती है, लेकिन कैसे, क्योंकि वो लड़की पैदा होने के बाद से लैब में ही रही है। तब जायुन बताती है वो दोनों बहन है और उसने उसे अपनी बहन को आजाद करने कहा था, मारने नहीं। और तभी जायुन उस चाइनीज लड़की का सिर फोड़ देती है। अब जायुन उस लड़की को बताती है मूवी की शुरुआत में इन बेवकूफों ने लैब में सभी को मार दिया, उन्होंने इस लड़की को भी गोली मारी, जबकि जायुन ने उनसे अपनी बहन को आजाद करवाने कहा था, क्योंकि उस समय जायुन की हालत ठीक नहीं थी। अगर वो उससे लड़ती तो जायुन हैंडल नहीं कर पाती। उसे पता था वो बिना प्लानिंग के लैब से निकली होगी, लेकिन जायुन हमेशा उसके साथ थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के माइंड से जुड़े हुए हैं। ये उस लड़की के लिए थोड़ा अजीब था कि अचानक उसकी बहन आ गई, लेकिन जायुन बताती है वो दोनों सिर्फ अपनी माँ के पेट में ही साथ थे। जायुन पहले पैदा हुई। जायुन कहती है उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वो पूछती है क्यों, तब जायुन बताती है उनकी मॉम के लिए, क्योंकि उनकी मॉम अभी तक जिंदा है। उसका और उनकी मॉम का दिमाग कनेक्टेड है, लेकिन जायुन का नहीं। उनकी मॉम काफी समय से उसे ढूंढ रही है, लेकिन जायुन को नहीं। जायुन उसके सामने हाथ बढ़ाकर उसे अपने साथ चलने कहती है, लेकिन वो डी और म्यूंगी की लाश के पास आती है। तब उस लड़की को पहली बार दर्द होता है। वो उन दोनों को जिंदा देखना चाहती है। तब जायुन उसे एक ड्रग देती है, लेकिन वो ड्रग इतना है कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा हो सकता है और जिंदा होने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी वो देखते हैं युंगडो उस ड्रग के साइड इफेक्ट से तड़पते हुए मरता है। जायुन कहती है उनका आम इंसानों की तरह मरना ही ठीक रहेगा। वो लड़की बहुत कंफ्यूज थी कि अब क्या करे, लेकिन तभी जायुन उसके गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। अब जायुन अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन लोगों के बीच बेचारे डी और युंग ही मारे गए। वही दूसरी तरफ डॉक्टर बेक को पता चल जाता है दोनों बहनें मिल चुकी है और अब वो अपनी माँ को ढूंढेंगे, लेकिन इन हालात के लिए भी डॉक्टर बेक ने कुछ सोच रखा था। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो फिलहाल लैब में बेहोश पड़ी है, मतलब ये तीसरी विच है। उसकी आंखें खुलने के साथ ही ये मूवी भी यही एंड होती है। लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है टॉम को होश आता है। वो देखता है सभी जा चुके हैं। वो तुरंत जो ह्यून के पास जाता है। उसे लगता है जो ह्यून मर गई, लेकिन तभी वो कहती है वो इतनी जोर से चिल्लाएगा तो वो लोग वापस आ जाएंगे। दरअसल थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इन लोगों के भी घाव हील होते हैं। उसे जायुन और उस लड़की के पीछे जाना था, इसीलिए बैकअप के लिए वो किसी को कॉल करती है, लेकिन रिंगटोन की आवाज उसके पास से ही आ रही थी। ऊपर जंग खड़ा था। जो ह्यून को बैकअप चाहिए क्योंकि उसे जायुन और उस लड़की को पकड़ना है, लेकिन जंग यहाँ बेकार की बातें कर रहा था, जिसे सुनकर जो ह्यून को गुस्सा आ जाता है। लेकिन जंग कहता है उसे पता है दोनों बहनें कहाँ जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कार्निवाल रॉ सीरीज देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर भी जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।